अच्छा मयंक, एक बात बताइए मुझे, आपने एग्ज़ाम्स की बात की थी, इज़ अ मंथ ऑफ एग्ज़ाम्स आने वाला है, तो मुझे याद आता है अपना दिन जब मैं एग्ज़ाम दिया करती थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी। जितना भी मैं रोकना चाहती थी अपने थॉट्स को, अननेसेसरली अनलिमिटेड थॉट्स की भरमार मेरे पास रहती थी और बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था। और यार पढ़ाई लिखाई तो आपने भी की है, तो क्या आपका भी वो डर रहता था? देखिए अंशु, डर लगना तो स्वाभाविक है। हाँ। और उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये तो मनोवैज्ञानिक है। इसके पीछे कई सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। लेकिन हमारा समय, हमारा दौर अलग था। उस समय रिसोर्सेज की कमी थी, तो उस समय जागरूकता की कमी थी, और उस समय डीडी मॉर्निंग शो भी तो नहीं होता था। क्या बात है, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही भाई। डीडी मॉर्निंग शो है तो हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आज उनके लिए स्पेशल सेगमेंट लेकर आए हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन एग्जामिनेशंस। और मुझे लगता है कि देखिए, आपने जो प्लानिंग की बात की ना, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी अगर हम सही अपनाएं तो हम किसी भी बड़ी चुनौती को हंसकर सामना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एंग्जाइटी और टेंशन लेकर ही हम चुनौतियों का सामना करें, मुस्कुराकर भी हम टेंशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है स्माइल मोर टू स्कोर मोर। और इसीलिए आज हमारे पास एक बहुत ही रिच पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स स्टूडियो में और परोक्ष रूप से भी मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे, जिनसे स्ट्रेस मैनेजमेंट और कैसे आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हंसते मुस्कुराते बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। हमारे एक्सपर्ट से आपका परिचय करवाएं उससे पहले आपको एक बार फिर से हमारा फोन नंबर बता दें, जिस फोन नंबर पर कॉल करके आप भी अपने प्रश्न पूछ सकेंगे। 011 दिल्ली का एसटीडी कोड लगाइएगा, नंबर 23097532। इस नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से अपने क्वेश्चंस, अपने इश्यूज, अपने कंसर्न्स साझा कर सकते हैं। तो आइए मिलवा देते हैं आपको हमारे एक्सपर्ट से। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर SCERT और नेशनल अवार्डी टीचर श्रीमती मनु गुलाटी जी का। बहुत स्वागत है मनु जी कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू। दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं पूनम मिश्रा जी, आप भारतीय पब्लिक स्कूल से हैं। वेलकम टू द शो मैम। और साथ ही यूनिसेफ से हमारे साथ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट श्रीमती ज्योति रविचंद्रन जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है ज्योति जी कार्यक्रम में। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AMR सुरेश जी, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सर बहुत स्वागत है कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। और सीधे जम्मू से हमारे साथ जुड़ी है वाइस प्रिंसिपल हेरिटेज स्कूल रश्मि ठाकुर जी। रश्मि जी आपका बहुत स्वागत करते हैं डीडी मॉर्निंग शो में। दूरदर्शन के सभी दर्शक को मेरा नमस्कार है जी। चर्चा की शुरुआत करते हैं मनु जी आपसे, क्योंकि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन। स्टूडेंट्स तो निश्चित भयभीत हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम हो, स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस समय पेरेंट्स भी स्ट्रेस में होते हैं, कई स्ट्रेस, कई टेंशन ऐसे होते हैं जो अनकहे होते हैं। तो ऐसे में आप पेरेंट्स के लिहाज से अगर बात करें तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, और कैसे वो बच्चों के स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं? मयंक जी आपने बहुत अच्छा बोला। कई बार तो ऐसे होता है कि पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं बच्चों से और जैसे आपने सवाल किया कि पेरेंट्स कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं कि हम बच्चों का भी स्ट्रेस कम करें, साथ ही पेरेंट्स अपना भी स्ट्रेस कम करें, क्योंकि पेरेंट्स अगर अपना स्ट्रेस कम कर लेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का भी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। तो मुझे इसके लिए कुछ 2-3 पॉइंट्स लगते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम कई बार एज पेरेंट्स कंपैरिजंस बहुत ड्रॉ करते हैं कि इसके बच्चे के इतने नंबर आ गए, तुम्हारे 2 नंबर कम है। तो जब हम ये रियलाइजेशन ले आएंगे एज पेरेंट्स कि मेरे बच्चे में कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस भी होंगी, किसी और के बच्चे में भी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, जहाँ पे हम कंपैरिजन ड्रॉ करना छोड़ देंगे और हम अपने बच्चे को ये कह देंगे कि मैं आपके साथ हूँ। माता पिता की ये एक लाइन कि मैं आपके साथ हूँ, यू आर स्पेशल टू मी, ये जंग जीतने के बराबर है। आधी जंग तो बच्चे वहीं जीत लेते हैं, परीक्षा एक जंग ही तो है, तो वहीं पे जंग जीत ली जाती है जब पेरेंट्स ये कह देते हैं कि मैं साथ हूँ और कंपैरिजन नहीं। तो पहला तो की पॉइंट मुझे लगता है कि पेरेंट्स शुड नेवर बी ड्रॉइंग कंपैरिजन। दूसरी बात मुझे लगती है बच्चे को सुनना बहुत जरूरी है। ऐसे टाइम पे जब हमें पता है कि बच्चा स्ट्रेस से गुजर रहा है, कुछ बहुत फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, कुछ मेंटल, कुछ इमोशनल अपहेवल्स हैं लाइफ में बच्चे के, ऐसे टाइम पे दे नीड अ पेशेंट हियरिंग।
दे नीड दैट कि कोई मुझे सुने, समझे, उनकी बातों को। समझे, जी। इंटरैक्ट करे। चाहे वो अपना स्ट्रेस के बारे में बता रहा है, चाहे बच्चा बताना चाह रहा है कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, चाहे कोई कह रहा है मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है, जबकि ये तो समय है कि मुझे सोना नहीं है। कुछ भी बात हो सकती है, छोटी से छोटी बात बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। माता पिता साथ हो सुनने के लिए और बातचीत करने के लिए। और एक पॉइंट मुझे लगता है, जितना पॉसिबल है सपोर्ट करिए अपने बच्चे को, सपोर्ट करिए। कुछ छोटी छोटी सी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में, पानी का ग्लास लाने में, कुछ नोट्स अगर अवेलेबल कराने, छोटी छोटी चीजें। तो छोटी छोटी कोशिश से ही हम अपने जो बच्चे हैं, जो भी परीक्षाओं के लिए अभी देने वाले हैं अपनी परीक्षा, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। हर बच्चा स्पेशल है, ये चीज़ हमें समझनी होगी। पूनम जी, आपसे से जानना चाहेंगे, देखिए माता पिता तो प्रेशर में है, हमने बात की अभी। बच्चों की अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, हर बच्चा जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी 10 से 12 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो इसी बारे में जानना चाहेंगे, क्या वो 10 से 12 की जो स्टडी कर रहे हैं, क्या वो एक सही तरीका है या थोड़ा सा हमें अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए? देखिए, कंटिन्यूसली 10 से 12 घंटे बैठना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है ना। हमारा भी एक कंसंट्रेशन स्पैन होता है। तो अगर बच्चा कह रहा है कि वो 10 से 12 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। बच्चे को हमेशा थोड़े थोड़े, अगर ये डिपेंड करता है कि किसका कंसंट्रेशन स्पैन कितना है, तो अगर आपको लगता है आप आधे घंटे ही पढ़ सकते हैं कंसंट्रेट करके, तो आप एक आधे घंटे ही पढ़िए और उसके बीच में 5 से 7 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एट अ स्ट्रेच 2-3 घंटे के लिए पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूअसली एक ही जगह कभी भी नहीं बैठे रहना चाहिए। इसके बाद में आपको आफ्टर इफेक्ट्स दिखेंगे। तो थोड़ा पढ़ लिया, उसके बाद में भी थोड़ा सा ड्राइंग रूम तक या अपने रूम से निकल करके बाहर बैल्कनी तक या जहाँ तक भी जा सकते हैं, थोड़ा वॉक लगा करके आ गए। म्यूजिक सुनने का शौक है तो 2-4 मिनट उस पर भी लगा सकते हैं। खुद की फटीग स्टडी खुद कीजिए कि आपको कितने ड्यूरेशन के बाद ब्रेक चाहिए और कितने ड्यूरेशन का ब्रेक चाहिए। ज्योति जी, आप पर आना चाहेंगे। इस समय जब स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, बच्चों के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है। या तो भूख अत्यधिक लगेगी या भूख लगेगी ही नहीं, या तो नींद अत्यधिक आएगी या नींद आएगी ही नहीं। तो ऐसे में कैसे मैनेज करें इन सिचुएशंस को? The first thing is to understand how your child copes. जैसे कि आपने अभी बोले कि there is sometimes no appetite at all. बिल्कुल मुझे खाना को देखने भी नहीं चाहता हूँ. And then at other times, stress, to deal with stress, we can eat a lot. We've seen this in movies also, where कुछ तो हो गया तो आइसक्रीम ये डब्बे में डाल के इतना खाना, right? So we call it stress eating. Everyone has their own style of coping. Sometimes if I feel like whatever is happening outside is too much for me to cope, और ये reality मुझे पसंद नहीं है, मुझे और सोना चाहिए. Right? So you want to sleep to escape the stress and the reality of what is happening around you. But how do we look at it is very important, right? We'll say itna lazy, all the time sleeping, you're not doing anything, you have so much work and you're still sleeping. But it's to understand why is the child sleeping so much. Because we'll even say that, you know, when your cousins are home, do you sleep this much? Then you're playing. Correct. Because that's fun. Cousins are fun. But then this is stressing me out, so I want to sleep more, right? So it's to how do you understand the behavior and not label it and shame the child for it, but to say, have a conversation, what ma'am was saying earlier, na? How come you feel like sleeping so much? You know, is something wrong? Are you tired? Right? Is it too frightening for you? Is it nicer to sleep? So then the child really feels heard, right? And they also feel seen. She's looking at me, she's not judging me. Unka she's also worried for me. Worried me or understanding me. And understanding. Ultimately understanding, समझना, सुनना, जानना, पहचानना, बच्चों के साथ में वक्त गुजारना ज़रूरी है। माता पिता को, टीचर्स को, समाज में जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। डॉक्टर सुरेश, आपसे मैं जानना चाहूँगी, बच्चे जो अभी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें बच्चों को नहीं ध्यान रहता है, वो जिस भी पोजीशन में बैठे हैं उसी पोजीशन में वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा मान लीजिए बेड पे लेटा है, वो उसी पोजीशन में अपनी बुक लेता है और पढ़ाई शुरू कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा नेक को बेंड करके वो अपनी बुक्स को स्टडी करते हैं। तो एक सिटिंग, अगर पोस्चर की हम बात करें तो क्या करेक्ट वो होना चाहिए? जब भी हम पोस्चर के बारे में बात करते हैं तो मेडिकल टेक्स्ट बुक में ये कहा गया है कि कोई भी एक पोजीशन, चाहे वो लेटे हुए हो या बैठे हुए हो या आप रिक्लाइंड स्टेट में हैं, जिसमें आप अपना एनर्जी एफिशिएंसी बेटर मैनेज करते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्चर और अ गुड पोस्चर। अब ये पोस्चर इंडिया में डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई भी
टूल्स या इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि आइडियल पोस्चर है। हाँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम सीजन्स है और यहाँ पर आके काफ़ी सारे सिस्टम्स आपके हेवायर चलेंगे, आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारे समय है, आपको उसके हिसाब से रिकॉल भी करनी है, प्रैक्टिस टेस्ट भी लेनी है और कहीं ना कहीं पर एक कॉम्पिटिटिव मोड पे भी चलना है। तो इसमें जब भी आप अपना पढ़ाई करते हैं उसको आप स्केड्यूल में डिवाइड करें और स्केड्यूल में हमेशा से मेंटेन करें कि बाय द एंड ऑफ द डे जो आपने स्केड्यूल बनाया उसको आप रिकॉल भी कर सकें और जो भी पोजीशंस आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे पोजीशंस रेपिटेटिव हों और कहीं ना कहीं पर आके ऑल्टरनेटिंग भी हो। आपने एक पोजीशन में बैठे हो, आधे पौन घंटे पड़े हो, पोजीशन चेंज करिएगा, दूसरे पोजीशन में जाइएगा, आधे पौन घंटे उसमें पढ़िएगा, बीच में 5 से 10 मिनट का मैंडेटरी ब्रेक लीजिएगा और उस ब्रेक में जो भी आपने पढ़ा है उसको रिकॉल करिएगा। तो इससे क्या होगा कि स्ट्रेस कहीं पर भी एक्यूमुलेट नहीं होगा और जो स्ट्रेस मैं कह रहा हूँ ये फिजिकल स्ट्रेस है, ये एक्यूमुलेट नहीं होगा। डिस्पर्शन का आपको आके एडिक्वेट टाइम मिलेगा जिसमें किसी भी तरीके का आपको स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स नहीं हो सकते हैं। स्ट्रेस की बात चल रही है, साथ साथ जब बोर्ड एग्जाम्स की बात होती है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारे डूज हैं, डोंट्स हैं, सीबीएसई एग्जाम्स की बात करें, स्टेट एग्जाम्स की बात करें, सबके अपने नियम कायदे हैं, गाइडलाइंस हैं कि आपको एग्जाम के समय, एग्जाम के पहले और एग्जाम के दौरान किन चीज़ों को फॉलो करना है। रश्मि जी, आप पर आना चाहेंगे क्योंकि आपके पास एक वृहद टीचिंग एक्सपीरियंस तो है ही, साथ साथ अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स, खासतौर पर अगर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो किन चीज़ों का ध्यान बच्चों ने रखना है, क्या चीज़ें करना है, क्या चीज़ें नहीं करना है, वो एडमिट कार्ड से संबंधित हो, यूनिफॉर्म, आई कार्ड, आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे जरूरी बात ये है कि वो जब घर से निकले उससे पहले वो चेक कर ले कि उनके पास उनका हॉल टिकट है या नहीं है। जी, हॉल टिकट या एडमिट कार्ड जिसको आप कहते हैं वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें सेंटर अलॉटेड रहता है, उसमें आपके रोल नंबर लिखे होते हैं, तो वो चेक करना कि आपके पास है या नहीं। आपकी सारी जरूरी चीजें जैसे कि बॉल पेन, सिर्फ ब्लू कलर के बॉल पेन यूज कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो वो पेन या पेंसिल, फाउंटेन पेन, जेल पेन, जिस भी तरह की पेन हो वो, और पेंसिल, इरेजर, जो भी आपकी जरूरी चीजें जो एग्जामिनेशन में चाहिए आपको लिखने के लिए, वो एक ट्रांसपेरेंट पाउच में रखें। सीबीएसई इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट दैट इट हैज टू बी इन अ ट्रांसपेरेंट पाउच व्हिच दे शुड कैरी विद देम। स्कूल की आई कार्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड कैरी द स्कूल आई कार्ड एज वेल, और प्रॉपर एक स्कूल यूनिफॉर्म में जाएं, जो उनका स्कूल का यूनिफॉर्म है वो जरूर पहने, तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्म एक स्कूल की होती है वो जरूर पहन के जाएं। और किसी भी तरह का, ये तो हो गया इनके डूज, खाने पीने का कोई सामान बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर पानी ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ 500 ml की ट्रांसपेरेंट बॉटल में अलाउड है, वो ही ले जा सकते हैं पानी 500 ml। वॉचेस, स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, किसी भी तरह का ब्लूटूथ डिवाइस, मोबाइल्स या एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट परमिटेड। तो वो ध्यान रखें कि वो सब नहीं हो उनके पास किसी भी तरह का, और काम रहे 15 मिनट पहले ही पहुंच जाएं सेंटर, क्योंकि फिर वहां जाएंगे, कमरा कौन सा है, रोल नंबर उनके कहाँ अलॉटेड है, वो सब देखना एक बहुत जरूरी चीज होता है। जी जी, रश्मि जी, आप जो अभी बता रही थी कि खाने पीने का कोई सामान, सामग्री नहीं ले जा सकते, क्या मेडिकल ग्राउंड्स पर अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है बच्चा, तो क्या वो अपने साथ कुछ खाद्य सामग्री कैरी कर सकता है? वो स्पेशल परमिशन में अलाउड है अगर डायबिटिक कंडीशन है तो वो भी, और लेकिन ट्रांसपेरेंट पाउच होना, उसके लिए भी ट्रांसपेरेंट और अनओपन्ड होना चाहिए वो जो भी वो खाद्य सामग्री ले जा रहे हैं, वो पहले से परमिशन लेना पड़ता है, बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं अलाउड है। स्पेशल सिचुएशन में वो अलाउ कर देते हैं, पर यहाँ तक कि स्मार्ट वॉचेस भी नहीं अलाउड है। एनालॉग वॉचेस पहन सकते हैं चाहे तो, पर मेरी यही राय है कि पहने ही ना, क्योंकि हर एक कमरे में बड़े बड़े वॉचेस लगे रहते हैं और उनको कॉन्स्टेंटली बताया जाता है कि अब इतना टाइम रह गया या इतना टाइम खत्म हो गया है।
जी, बहुत अच्छी बात रश्मि मैम ने बताई हमें। हम अक्सर ना बड़ी बड़ी चीज़ों के रेडी करने में पैनिक होने की वजह से ना छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि कम से कम अपने एग्जामिनेशन हॉल में आधे घंटा या 15 मिनट पहले पहुंचे, सो डैट उस माहौल में आप ढल सके, थोड़ा सा काम हो सके। मैम पूनम जी, मैं आपसे फिर से एक बार जानना चाहूँगी कि हम एग्जामिनेशंस की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चों का ऐसा देखा गया है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो उनमें कमी आ रही है, उसको कैसे बूस्टअप किया जाए? देखिए, अगर हमारी तैयारी सही है, फिर भी स्ट्रेस तो होता है एग्ज़ाम के टाइम में, ये हम मान करके ही चल रहे हैं। तो कुछ 2-4 चीज़ें हैं जिनका ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि नोट्स बनाए हुए हमने पहले से। तो नोट्स तो भाई अगर ये डिपेंड करता है कि बच्चा किस क्लास का है, तो उसके नोट्स भाई 10-15 पेजेस के भी हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम से पहले अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी भी वो नोट्स को कंसाइज कर लें, जैसे कि वो पूरा चैप्टर जो है वो शायद 1-1.5 पेज या 2 पेज में आ जाए। तो उससे क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, रिएक्शंस हैं, कीवर्ड्स हैं, ये चीज़ें बच्चे भूलेंगे नहीं जी। फिर भी लगता है कि कोई चीज़ें हैं, जैसे कोई रिएक्शंस हैं या निमोनिक्स बनाते हैं बच्चे आजकल, ये सब चीज़ें हैं जो हमें वो ना भूल जाएं, तो आप उसे कुछ लिख करके किसी पेपर पे आप ऐसी जगह पेस्ट कर सकते हैं जहां आपको आते जाते वो नजर आता रहे, मतलब वो कांस्टेंट एक रिमाइंडर की तरह आपके अंदर वो चीज़ रहेगी जी जी। फिर कंटेंट रेडी हो गए इस तरह से तो हम, लेकिन एग्ज़ाम रेडी होने के लिए एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ सैम्पल पेपर्स तो बच्चे को 3 घंटे बैठ के, मतलब बिल्कुल वो सैम्पल पेपर्स रिलीजियसली लगाना ही लगाना है, और ये हर पेपर के पहले होना चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 सैम्पल पेपर्स लगाना तो आप समझ लीजिए मस्ट है जी। कुल मिलाकर आपने पॉजिटिव भी रहना है, अपना कंटेंट भी तैयार रखना है, और लास्ट मिनट के लिए जैसा कि पूनम जी बता रही थी, आपके पास क्विक समरी नोट्स होने चाहिए जिसका आप रिविजन कर सकें, और घबराना बिल्कुल नहीं है, मुस्कुराते रहना है। हम तो बार बार कह रहे हैं, स्माइल मोर टू स्कोर मोर। हमारे साथ कई बच्चों ने अपने प्रश्न भी साझा किए हैं। आज हमारे एक्सपर्ट्स चूंकि आज स्टूडियोज में मौजूद हैं, हम क्यों ना इन्हीं से उत्तर जाने उन बच्चों के प्रश्न का। आइए सुनते हैं उनके मन में क्या प्रश्न है स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हम रोज़ डेली पढ़ते हैं और मतलब इतना पढ़ते हैं कि हाँ, जब बोर्ड्स के हमारे एग्ज़ाम का आने वाला होता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं। तो उस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा स्ट्रेस ख़त्म हो और हम पेपर बहुत अच्छे से दे पाए? मेरा सवाल ये है कि जब हम पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी टेस्ट के लिए, तो हमें एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते टाइम बहुत डर लगता है, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग, वहाँ पे प्रॉपर लिख नहीं पाते, जो आता होता है वो भी गलत कर देते हैं। तो इससे हम लोग मतलब कैसे बचे, इसका कुछ सॉल्यूशन दीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि सर पूरे साल सर बोर्ड्स की तैयारी करी और सर पढ़ाई करी, रिवीजन करी, पर अब बोर्ड्स से डर लग रहा है और कॉन्फिडेंस नहीं है एग्ज़ाम हॉल में जाने का और बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने का। तो मैं कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करूं और ये डर कैसे अपने अंदर से निकालूं? मेरा सवाल ये है कि मतलब सिलेबस ज़्यादा होने से मतलब हमें माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब और हम पढ़ नहीं पाते, तो उसके लिए मतलब कोई मेडिटेशन अगर हमारे लिए यूज़फुल होता है या नहीं? जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्ट्रेस है एग्ज़ाम में वो हम कैसे कम कर सकते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स को मैथ्स से डर लगता है, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही मैथ्स है। मेरी ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, बट जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो जो स्ट्रेस होता है उससे कैसे बचें? मनु जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके उत्तर। अगर मोटा मोटा बात करें तो सभी के मन में घबराहट है, डर है, एग्जाम हॉल में जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन कॉन्फिडेंस, लास्ट मिनट कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप हो जी, और इसके क्या कारण होंगे, मतलब ये कारण भी जानना चाहिए, कॉज और इफेक्ट दोनों देखें। बिल्कुल जी। ऐसा इन बच्चों के प्रश्न सुन के एक्चुअली लग रहा है जैसे मैं अपना बचपन जी रही हूँ। तो देखिए, मोटे मोटे तौर पे सभी प्रश्नों में लगभग ये स्ट्रेस की जो बात निकल के आई है कि तैयारी है पूरी, ऐसा भी लग रहा है कि हम प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लास्ट मिनट जो है, जैसे क्वेश्चन पेपर खुला और बस ऐसा लग रहा है कि सब हम भूल रहे हैं। तो एक जो फोबिया है ना एग्जाम का, मुझे लगता है जैसे हम पीठ थपथपाते हैं ना, तो सब बच्चों को अपनी पीठ थपथपा लेनी चाहिए, अ पैट ऑन सेल्फ्स बैक की मैंने तैयारी कर ली है। ये जो
ये जो थॉट है ना अपने मन में लाना, ये मैनिफेस्ट करता है आगे कि मैंने तैयारी कर ली है और मैं अपनी इस नैया को पार लगा लूंगा या लगा लूंगा। ऑल इज वेल वाला, ऑल इज वेल वाला, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एक देखिए ये बड़ा स्वाभाविक है, जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि भाई ये नेचुरल है, मनोविज्ञान, ये तो रहेगा, ये स्ट्रेस लेवल्स हैं हमारे, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमने बोला कि हमने सेल्फ को ये कहा कि ऑल इज वेल, हम बिल्कुल ठीक कर लेंगे। मुझे लगता है कि अगर हमारी मेंटल रेडीनेस है, हमारी इंटेंशन, हमारा अटेंशन और हमारा रिटेंशन, ये 3 चीजें हैं यहाँ पे। तो हमारी इंटेंशन, हमारी मेंटल रेडीनेस है कि नहीं, हम कोई भी काम करने से पहले जब तक मेंटल रेडीनेस नहीं होगी, तो मेरी मेंटल रेडीनेस है कि मैंने तैयारी करी, जैसे मैम ने भी बोला, पूनम जी ने बोला कि मैंने प्रिपरेशन कर ली है, छोटे छोटे सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस किए, मेरी इंटेंशन है। सब बच्चों की इंटेंशन अगर है कि मैंने कर लिया, मैंने तैयारी कर ली, तो इंटेंशन मुझ में ताकत है, मुझ में पोटेंशियल है, मैं बहुत बेहतर करूंगा और सब कुछ अच्छा ही होगा। बिल्कुल, जो भगवत गीता का भी ज्ञान है ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है, होगा, वो भी अच्छा ही होगा। कई और बच्चों ने हमारे साथ प्रश्न साझा किए हैं, क्योंकि क्या होता है, पढ़ते पढ़ते कई बार बोर हो जाते हैं। अब उस बोरियत से जो मोनोटोनस आपका लाइफ हो रहा है, उससे थोड़ा सा अलग हटकर एंटरटेनमेंट का अगर सोर्स तलाशे, तो वह एंटरटेनमेंट कहीं एक्सेसिव ना हो जाए, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है कुछ बच्चों के। आइए जानते हैं प्रश्न। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ने में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है, तो हम उनसे कैसे बचें? हम लोग जब जनरली पढ़ाई करते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो हम कभी कभी घंटों के बाद सोचते हैं कि छोटा सा एक ब्रेक ले लें, 5 मिनट 10 मिनट का, और उसमें हम जनरली सोचते हैं कि हम फ़ोन की तरफ जाएं, कुछ सोशल मीडिया पे देखें। पर जब हम जाते हैं और सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो घंटे बीत जाते हैं, और उन घंटों के बीत जाने के बाद भी हमारे दिमाग में वही चलता है। तो मेरा ये सवाल है कि हम फ़ोन की तरफ न जाके हमारा क्या और सब्स्टिट्यूट हो सकता है ये अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए? रश्मि जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके उत्तर। ये जो प्रश्न आपने सुने होंगे बच्चों के, कि अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले लिया थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए या थोड़ा मूड चेंज करने के लिए, तो वो कई बार एक्सेसिव हो जाता है, उसका एडिक्शन हो जाता है। तो इसको कैसे हैंडल करें? क्या बच्चों ने सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए, या कोई और सहारा, कोई और तरीके से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए? सही बात कह रहे हैं बच्चे कि एक बार हम देखने लगते हैं सोशल मीडिया, तो हमें टाइम का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं लगता, और जी तब 5 मिनट जो है वो 1 घंटे में बदल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि बच्चों का फोकस जो है वो एक इन सब चीजों के बीच एक फोकस रहना चाहिए बच्चों का, कि ये जो ब्रेक हम ले रहे हैं, ये मेन हमारा पर्पस है वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है। जी। तो ब्रेक जो है 5-10 मिनट का रहे, इससे कोई अच्छी चीज जो उन्हें बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्किपिंग करके उनका मन फ्रेश हो जाता है, या फिर म्यूजिक सुन के, तो गाने सुन लें, लगा लें और उनको सुने, और उनसे उनका कुछ मन फ्रेश हो जाए, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाए, rather than social media. This is my personal, this is what I feel, कि कोई हम देखने लगते हैं तो फिर हमें अंदाज नहीं लगता है, पर हम अगर गाने सुन लें या कोई ब्रिस्क वॉक ले लें, या फिर थोड़ा नेचर के बीच 5 मिनट गए टेरेस पे और तारों को थोड़ा देर देख लिए, थोड़ा काम और कंपोज होके, और फिर फ्रेश होके वापस तो वो एक फोकस जो रहता है इंसान का कि हम ये हमारा लक्ष्य है, और जी वो याद रखना बहुत जरूरी है, तभी ये जो है 5 मिनट 1 घंटे में नहीं बदले। जी हाँ, अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखें। ज्योति जी, आपसे जानना चाहेंगे, इस बात से एक और बात निकल करके आती है, कई बार पेरेंट्स बच्चों से स्मार्टफोन्स ले लेते हैं कि आप सोशल मीडिया से टच में ना रहें, तो इसका क्या नकारात्मक असर मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है? कई बार बच्चा विरोधी हो जाता है कि आपने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा मोबाइल फोन, मेरा व्हाट्सएप, मेरा इंस्टाग्राम। बिल्कुल। So that is one thing that I feel so like. How to balance it? Yeah, this is my phone and you've taken it. Yeah. What is important is we can't always go around taking phones from children. Yeah. It's more important for them to learn मुझे क्या important है अभी, and how can I manage my distractions. That responsibility and that independence is very important. So especially with parents, I think planning
with the kid, having a conversation that, you know, social media is not a problem, but the point of taking a break is to feel energized to go back to studying, right? So it's not that, you know, I do this for 5 minutes, it's become 20 minutes. Put an alarm. Smartphone में बहुत कुछ features हैं. Put an alarm and say, okay, break time is over, and have something to look forward to. मतलब सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. पूनम जी, यहाँ पर एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ एक क्वेश्चन था कि पढ़ाई कैसे करें. अपने नोट्स पर ज़्यादा विश्वास रखें, बुक्स पर ज़्यादा विश्वास रखें, या आजकल जो समरी यूट्यूब वीडियोस भी हैं उस पर? बिल्कुल, कैसे करें. साथ में मैम बहुत सारे हमने जैसे और भी बच्चों के सवाल लिए हैं, कैसे हम कॉप अप कर सकते हैं. और एग्जाम टाइम पे बहुत से बच्चों से ना मिस्टेक्स हो जाती है मयंक. आइए एक बार देखते हैं उन बच्चों के और क्या हमारे पास में सवाल हैं. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसकी प्रिपरेशन करने से बाकी सब्जेक्ट जैसे साइंस, मैथ्स और एसएसटी का मैं भूल रहा हूँ, और जो हिंदी और इंग्लिश है वो याद हो जा रही है, बाकी सब्जेक्ट याद नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं प्रिपरेशन करूँ कैसे? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इतने सारे प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरली के पेपर्स दिए हैं, लेकिन उनमें मैंने नोटिस किया है कि मैं बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करती हूँ, और मैं उन सिली मिस्टेक्स को कैसे कम कर सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे ये बताइएगा. हमारा ये सवाल है कि क्या हमारी हैंडराइटिंग के भी मार्क्स जोड़े जाते हैं, क्योंकि पेपर टाइम में क्वेश्चंस कुछ टफ हो जाते हैं, कुछ लॉन्ग आंसर्स, कुछ शॉर्ट्स, तो उसी हिसाब से हमें पेपर जल्दी करना होता है. तो उसी हिसाब से मेरा ये सवाल है कि क्या हमें हैंडराइटिंग के मार्क्स उसमें लगते हैं या फिर उतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है? तो रश्मि मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे इस बारे में. बच्चों ने बताया कि सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं. एक सब्जेक्ट मैथ्स की अगर तैयारी करते हैं तो साइंस भूलने लगते हैं, हिंदी पढ़ते हैं तो सोशल साइंस भूलने लगते हैं. इस बारे में बताइए कैसे उस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, कैसे कॉप अप कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे ये जाहिर सी बात है कि जब हम अगर साइंस पढ़ रहे हैं या हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ध्यान हमारा रहे कि फिजिक्स का वो क्वेश्चन उसका क्या है, और अगर हम मैथ्स कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि इंग्लिश का ये कैसे करें. तो अगर हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है. अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए हमें कि फोकस करके, वही एक मतलब मूल बात यही होती है कि फोकस रखेंगे. सबसे पहले अगर वो उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, समझिए अगर मुझे हिस्ट्री पसंद है तो मैं हिस्ट्री से ही अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े हमारा. अगर हिस्ट्री हमारे अच्छे से तैयार है, जब दूसरे सब्जेक्ट पे हम जाए तो फिर समझे कि बस हिस्ट्री जो कर लिया वो परफेक्ट है, अब इस पे फोकस करना है. तो जैसे अर्जुन जो है, वो जब अर्जुन की नजर जो बिल्कुल आंख पे रहती है ना, तो उसके अलावा और कुछ नहीं. तो जब हम एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करें तो उस पर ही फोकस करें, कॉन्फिडेंस रखें कि जो पढ़ा है वो याद रहेगा. और अक्सर हम जब देखते हैं, जब मैं भी स्टूडेंट थी, तो जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं तो हमें यहाँ तक कि पेज नंबर, कॉमा, फुल स्टॉप तक याद रहता है. जी. यानी कुल मिलाकर खेल तो पूरा कंसंट्रेशन और फोकस का है, क्योंकि ये नर्वसनेस या की वजह से जो है हमारा ऐसा हमें लगता है कि हम भूल गए हैं या वो याद नहीं है, या ये ऐसी बात नहीं है. जब हम पेपर और एग्जामिनेशन लिखते हैं, हमें सब उस वक्त हम इतने फोकस्ड होकर लिखते हैं, हमें सब कुछ याद आ जाता है. जी. तो भरोसा रखें, सब याद रहेगा. एक सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हैं तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें, और बिल्कुल 100% जब वो एग्जाम में जाएंगे तो इंग्लिश के सवाल पे इंग्लिश से ही जवाब आएगा. डू द बेस्ट एंड यू विल गेट द बेस्ट. पूनम जी, यहाँ पर एक और बात जो सिली मिस्टेक्स और हैंडराइटिंग की आई थी, उस पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या हैंडराइटिंग मायने रखती है, उसके भी कोई मार्क्स होते हैं, और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं मैथ्स में, साइंस में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे बच्चे ने सवाल किया था सिली मिस्टेक्स का, तो सिली मिस्टेक्स तो सब करते हैं, लेकिन इसका बस एक ही उपाय है कि आपको प्रैक्टिस करना है. रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बच्चे करते नहीं हैं. बच्चे ओरली लर्न हो गया, सब कुछ हो गया, इस पे रहते हैं. लेकिन अगर आप रिटन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सिली मिस्टेक्स धीरे धीरे कम हो जाएंगी. सेकेंडली, हैंडराइटिंग पे तो हैंडराइटिंग के वैसे कोई मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन देखिए जो पेपर चेकर है वो भी एक इंसान है, और प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होगी तो इस चेकर को भी अच्छा लगता है, और शायद नंबर थोड़े से ज़्यादा कहीं इधर उधर मिल जाए. ऐसा होता नहीं है कि इससे नंबर ज़्यादा मिल जाए, लेकिन प्रेजेंटेशन देखिए अच्छा होता है तो इजीली पढ़ा जाए, समझा जाए,
तो चीज़ें जो है आसान हो जाती हैं। तो अगर अब आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है जी, तो भी कुछ टिप्स हैं जैसे कि राइटिंग को थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है, जैसे प्रेजेंटेशन ठीक किया जा सकता है बेसिकली, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वर्ड्स के बीच में थोड़ा गैप हो, एक आंसर खत्म हो गया है तो 1 या 2 लाइन छोड़ दिया जाए, तो इस तरह से करके आपका प्रेजेंटेशन ठीक हो जाएगा। राइटिंग इतना जल्दी चेंज करना आसान नहीं होता है जी। साफ सुथरा प्रेजेंटेशन हो, अंडरलाइनिंग हो। लैंग्वेज की अगर बात करेंगे मनु जी, चूंकि आप इंग्लिश की टीचर भी रही हैं, तो लैंग्वेज के जो पेपर्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी या कोई और लैंग्वेज, तो उसमें कोई खास टिप्स बच्चों को देना चाहेंगी मार्जिन से संबंधित, या जो स्पेसिंग की बात की पूनम जी ने? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब हम लैंग्वेज, हर सब्जेक्ट के अपने कुछ डायनामिक्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको आंसर्स बहुत पॉइंटेड देने हैं, कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसा है कि आपको इलैबोरेटिव। तो हम अगर क्वेश्चन के मार्क्स को समझें कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और अगर हम लैंग्वेज का, जैसे एक लेटर राइटिंग है, तो लेटर राइटिंग एक अपने पैटर्न के साथ आता है। आप सिर्फ नंबरिंग नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं होगा। सो हर एक, सबका एक डोमेन एरिया है, सबका एक डायनामिक है। तो लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने पूछा कि मार्जिन्स को छोड़ना, तो ये एक प्रेजेंटेशन बेटर होता है, तो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड टू स्कोर बेटर। अगर प्रेजेंटेशन ठीक होगा, अगर हमने हर सब्जेक्ट के न्यूएंसेस को अंडरस्टैंड किया होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना है राइटिंग। देखा गया बच्चे लैंग्वेज के पेपर में दोनों तरफ मार्जिन बनाते हैं ताकि एग्जामिनर का फोकस बीच में हो। क्या वो उचित है? क्या ये सीबीएसई के गाइडलाइंस का उल्लंघन तो नहीं होगा? जनरली ऐसा होता है कि बच्चे रफ वर्क के लिए राइट साइड पे एक मार्जिन लेते हैं, या कुछ रफ नोट्स के लिए, क्योंकि कई बार जैसे हमें कुछ ड्राफ्ट दिमाग में आता है, हमें उन थॉट्स को पेन डाउन करना होता है एज अ की पॉइंट, सो दैट्स नॉट ऑब्जेक्शनेबल। आपने मार्जिन ड्रॉ किया और आपने कुछ की पॉइंट्स ड्राफ्ट में प्रिपेयर किया, एंड देन यू पुट इट इन द फाइनल वर्जन। तो अपने थॉट्स को राइट करने के लिए और उनको फाइनली प्रॉपर एक प्रोसेस्ड फॉर्म में पेन डाउन करने के लिए आप बीच का पोर्शन लेते हैं। तो ये एक सही तरीका है मार्जिन से रिलेटेड। और कुछ ऐसे ही बच्चों ने हमारे साथ माइक एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं। आइए देखते हैं क्या एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। परीक्षा से 1-2 सप्ताह पहले अक्सर पढ़ाई करते वक्त मेरे को ये चिंता सताती है और ये तनाव का कारण भी बनती है। मैं कभी कभी अपने आप पर यह शक करने लग जाता हूँ कि मैं एग्ज़ाम में सही कर पाऊँगा या नहीं। इसका यहाँ तक मेरे ऊपर तनाव का प्रभाव पड़ता है कि मेरा खाना पीना, मेरा सोना जागना, यहाँ तक कि मेरी सोचने की क्षमता भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। इसके कारणवश मैं काफ़ी डर जाता हूँ और अपने माता पिता को अपनी जब इस समस्या का समाधान लेने जाता हूँ तो उसकी वजह से माँ बाप भी काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, मगर वो मेरा उत्साहवर्धन करते हैं और मैं फिर धीरे धीरे करके इस तनाव के ऊपर से निकल जाता हूँ। During the exams, a lot of times, sometimes I get nervous while attempting the question paper, and because of that, after the exam, I feel I have not given my full potential, which makes me doubt myself. इतना तनाव मेरे ऊपर परीक्षा का नहीं होता, उससे ज़्यादा तनाव मेरे रिजल्ट का होता है। जैसे मैं एग्जाम दे के आता हूँ, मुझे लगता है मैंने इसको वेल करा था और बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, पर जैसे जैसे मैं रिजल्ट को अप्रोच करता हूँ, मुझे खुद पे सेल्फ डाउट आता है कि हाँ ये क्वेश्चन को क्या था और ये क्या था। और रिजल्ट से थोड़े दिन पहले मेरी हालत बहुत ख़राब होती है कि मैं ना ढंग से खा पाता हूँ ना पीता हूँ, और मेरी डेली एक्टिविटीज़ को बहुत इफेक्टिव रहता है मेरे पे। Since I have to appear in many competitive exams in this year, so I somehow feel that I have neglected boards a little, even though my preparation is kind of good and I feel a little confident about it, but somehow it still scares me that I'll mess up in the boards, and it gives me a little anxiety and a little pressure from society as well as from my expectations which I have from myself, and somehow it is giving me chills for appearing in boards. बोर्ड्स के टाइम पे स्ट्रेस सबको होता है कि एंड मोमेंट में हमें कुछ याद आएगा नहीं। हमने पूरे साल मेहनत करी है, TYQ, सैम्पल पेपर्स, नोटबुक से क्वेश्चन आंसर्स, बुक रीड करना, सब करा, बट वो एंड मोमेंट पे याद आएगा नहीं, इस बात की टेंशन रह जाती है। इस टेंशन में हम इतना ड्वेल हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने आप पे भी विश्वास रखना होता है। हम अगर अपने आप पे विश्वास रखें, हमने जितनी तैयारी करी है उस पर फोकस करें और उसको बार बार याद करें, तो शायद हमारा हो जाएगा। Even though my preparation is up to the mark, and my parents are supportive, I still black out during the exam day, which makes me anxious and scared for my future exam days. And
I have a constant fear of doing it again and forgetting my preparation. तो ऐसा कहा जाता है एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। लोगों के एक्सपीरियंस से, अनुभव से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो वो मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। मेरे पास कुछ रैपिड फायर की तरह क्वेश्चंस हैं आप सभी एक्सपर्ट्स के लिए, जल्दी जल्दी उनका आंसर चाहेंगे। ज्योति जी आपसे, जैसे बच्चों ने यहाँ स्ट्रेस की बात की, डर की बात की, घबराहट की बात की, ऐसे में कई बार फ्रेंड्स से बातें करते हैं, टेलीफोनिकली हो या रूबरू मिलके हो, कितना उचित है? ज़्यादा बातें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए? बैलेंस बैलेंस होनी चाहिए. So if you want to talk to your friend to strategize, you know, you study that, I'll study this, and then we'll come together do this. I will read out a meditation, you close your eyes and you practice that, then you read it out to me. Fantastic. These things are great. If you're constantly going to talk about it, don't do it. Okay. सुरेश जी आपसे जानना चाहेंगे मेडिटेशन कितना जरूरी है ऐसे में? मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी आप पढ़ाई करते हो उसके बाद एक रिलैक्सेशन फेज ज़रूरी होता है, और ये रिलैक्सेशन फेज 2 in 1 यूज़ करना पड़ता है. एक तो है कि आप बॉडीली रिलैक्सेशन करोगे ही करोगे, साथ में जो भी आपने पढ़ा है उसका भी आके रिकॉल आके उसमें पे बेस्ट हो सकता है, जो कहीं ना कहीं पर आपको कॉन्फिडेंस देगा कि जो आपका प्रिपरेशन रहा है उसका रिकॉल बेटर है. ऐसे ही बीच में एवरी 45 मिनट्स एक 5 मिनट का ब्रेक इज मैंडेटरी, जिसमें रिकॉल एंड फिजिकल स्ट्रेस बस्टर दोनों ही कंसंट्रेशन भी एनहांस करेगा. पूनम जी, 12th बोर्ड एस्पायरेंट्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रेशर भी होता है, तो हाउ टू बैलेंस? प्रैक्टिस, साल भर की स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और लास्ट मिनट पैनिक नहीं करना है. और जिसे कहते हैं ना, मैम ने कहा था पैट ऑन द बैक, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है. बात करते रहिए अपने आप से कि आई वांट टू डू माय बेस्ट. मनु जी, स्पोर्ट्स करें, जिम जाएं या क्या करें? योगा, मेडिटेशन, पूजा पाठ, किससे ज्यादा एनर्जी मिल सकती है? देखिए, सबका अलग अलग है ना, किसी को कोई चीज किक देती है, किसी को कोई एक्टिविटी किक देती है. तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, अपनी हॉबी को पहचाने, और 5 मिनट के लिए एक छोटा सा क्विक ब्रेक लेके और अपने उस हॉबी को परस्यू कर लीजिए 5 मिनट्स में, देन वी आर डन. और स्माइल करते रहिए, स्कोर ज्यादा करेंगे जैसे आपने कहा. रश्मि जी, आप पर आना चाहेंगे, अपनी बुक्स पर ज्यादा भरोसा रखें या कोई शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स अगर मिल जा रहे हैं यूट्यूब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पर, तो उस पर ज्यादा विश्वास रखें लास्ट मिनट में? आई थिंक अपने नोट्स पे, दिस इज माय थिंकिंग, जो आपने खुद से अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाया है, जो शॉर्ट में बनाया है पॉइंट्स, वो लास्ट मिनट देखें तो वो बेस्ट होगा. ये यूट्यूब वीडियोस और ये सब पहले के प्रेपरेशन में आ सकती है, मगर लास्ट मिनट तो आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हुए नोट्स जरूर पढ़ें. और इन सब बच्चों की बातें सुनकर एक बात, मतलब माय हार्ट गोज आउट टू दीज चिल्ड्रन, के अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी दे आर फेसिंग बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम एज अ सोसाइटी, क्या हम ये प्रेशर उन पर डाल रहे हैं? क्या हमने इस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को इतना बड़ा फोबिया बना दिया है कि वो इट इज लाइक एनी अदर एग्जाम which children are taking. तो हम क्यों इतना फोबिया इसको बना रहे हैं? तो कहीं हमारा भी क्या इसमें योगदान है, हमारा रोल है कि हम इसको इतना फोबिया ना बनाएं. एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, एज काउंसलर्स, हम उसको एक, मतलब जैसे बाकी जरूरी चीजें होती हैं जिंदगी में करना, वैसे ही एक बोर्ड एग्जाम है. हम क्यों इसको इतना बड़ा हवा बना रहे हैं? आफ्टर ऑल, नो एग्जाम इज द लास्ट एग्जाम, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. डॉक्टर सुरेश, बहुत ब्रीफ में, एनर्जी ड्रिंक्स, मेडिकेशन और डाइट. देखिए, ये क्वेश्चन आंसर करना मुश्किल है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक इज नॉट समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि बच्चे हैं 10th and 12th के बोर्ड में जा रहे हैं, और किस तरीके का ड्रिंक से उनको ये लग रहा है कि वो रिफ्रेश्ड या एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं, कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है या नहीं है, क्या वो उस डिजीज़ कंडीशन में आइडियल है या नहीं है, ये बताना मुश्किल है, अनलेस वो किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से पहले कंसल्ट करें, फिर उसके बाद कंज्यूम करें. व्हेन इट कम्स टू डाइट एंड एक्सरसाइजेस, यस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डाइट वैसा हो जिसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन या आपका अटेंशन स्पैन सही से बना रहे, आपका बॉडी में किसी भी तरीके का फिजिकल स्ट्रेस के सिम्टम्स नहीं आए, और जो आपको रेस्ट है, जो स्लीप है, वो इतना आके पीसफुल होना चाहिए कि 6 घंटे का रेस्ट आपको इतना एनर्जाइज कर सकें कि आप अगले दिन के लिए पूरा एनर्जाइज एंड पूरा फोकस बैलेंस्ड शेड्यूल रखिए, बैलेंस्ड डाइट रखिए, अपने मेडिकेशंस जो इंपॉर्टेंट है वो लेते रहिए. आप सभी एक्सपर्ट्स को अब इस पड़ाव पर आकर धन्यवाद दे रहे हैं, और हम तो यहाँ धन्यवाद दे रहे हैं, हमारे ऑडियंस, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी निश्चित अपने दिल से धन्यवाद दे रहे होंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बहुत
जानकारी। ज़्यादा। रश्मि मैम, आपने और आप सभी पैनल हमारे साथ जो यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, सबने बहुत ही अच्छी जानकारी बच्चों के लिए मैं समझती हूँ इंपॉर्टेंट रही होगी जो साझा की है हमारे जी, साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी जो 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एस्पायरेंट्स हैं, आप सभी को हम हमारी ओर से ऑल दी बेस्ट कहना चाहते हैं, शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत अच्छा एग्जाम होगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, स्माइल मोर टू स्कोर मोर।